कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड। तो हम जो डिस्कस करेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, इसी में आएगा फिजिकल पेंडुलम, इसी में आएगा टॉर्शनल पेंडुलम। अभी मत छापो क्योंकि ये 1 बाय 1 डिस्कस होगा, ठीक है। और अगला आएगा मिसलेनियस ऑक्सीलेशन, जहां कुछ भी हम चीजें चेंज कर देंगे। तो पहला आया स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम में ठीक है, ट्रांसलेशन ओनली। पहले ट्रांसलेशन के केस समझते हैं। तो कुछ चीजें हमें सीधे सीधे समझ में आ जाएंगी। जैसे ये था, ये K1, ये K2, मास M। इसको अगर हम x खिसकाते तो इस पे एक K2x आता, इस पे एक K1x आता, तो नेट K1 प्लस K2x आएगा। तो ये हमारा इक्विवेलेंट है टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2। छापने की जरूरत नहीं, एक तरीके से पैरेलल में है। अब अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब टाइम पीरियड K टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय, इन तीनों को सिंगल से रिप्लेस करो, K और K का 2K और K 2K बाय 3, और ये 2K बाय 3 और K पैरेलल में है। ये फील आ गया, ये और ये पैरेलल में, तो ये टाइम पीरियड है। ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले केस में। हाँ, मीन पोजीशन जरूर बदल जाएगी, लेकिन हमें पता है कि हमें एक्स्ट्रा फोर्सेस लिखने हैं, और एक्स्ट्रा फोर्सेस तो इनकी वजह से आएंगे। K इक्विवेलेंट ये है। तो कांस्टेंट फोर्सेस कोई रोल प्ले नहीं करते, तो इसका K सीधे सीधे ही आ जाएगा। अब देखिए, इन्हीं में थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन को करते हैं। तो ये मास m है, एक स्प्रिंग यहां है, K1 K2, आइडियल मास 0। अब हमें इसका आंसर निकालना था टाइम पीरियड का। तो हमेशा की तरह जो ऑक्सीलेट कर रहा है उसको x खिसकाइए। तो ये ऑक्सीलेट कर रहा था, इसको x खिसकाते, तो गारंटीड ये कितना खिसकता, x बाय 2। अब हम इस पे फोर्सेस चेक करते, फोर्सेस क्या आते। तो इस पे एक नया पैदा हो जाता K1x, और इस पे नया पैदा हो जाता डेल्टा T। ये फील आया, डेल्टा T लिख रहा हूं मैं, T नहीं, क्योंकि उसकी वजह से जो टेंशन पैदा हुई होगी, क्योंकि एक mg की वजह से टेंशन थी। या तो आप ऐसे करो कि mg भूल ही जाओ, टाइम पीरियड पे तो अंतर नहीं आएगा। आप mg अगर भूल गए तो फिर सीधे यहां T मान लो, फ्री बॉडी डायग्राम में mg मत बनाओ, क्योंकि अगर mg होगा तो एक इनिशियल टेंशन, इनिशियल एक्सटेंशन वगैरह सब होगा, वो सभी भूल जाओ, mg भूल जाओ। तो अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में सभी नेचुरल लेंथ है, इसको x खिसकाते तो K1x आता, इस पे टेंशन T पैदा होता, और ये T यहां ये 2T पैदा होगा, और 2T K2x बाय 2 है। तो T क्या है, K2x बाय 4। तो F नेट रीस्टोरिंग कितना पैदा हुआ, K1 प्लस K2 बाय 4x। तो टाइम पीरियड आया 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस K2 बाय 4। कुछ आया समझ में? मतलब बड़ा आसान सा कि हमने इसको x खिसकाया, ये x खिसकाया, ये तो K1x दबा, तो इसने फोर्स इतना लगाया, ये कुछ और दबा, इसने फोर्स यहां पैदा किया, उसका आधा ही यहां ट्रांसफर होगा। तो एक तो डिस्प्लेसमेंट आधा है, ऊपर से आधा ट्रांसफर हो रहा है, तो K2 बाय 4 टाइम पीरियड आया। तो उम्मीद है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि x खिसकाओ और देख लो फोर्सेस कितने आ रहे। एग्जांपल 2। अब अगर मैं इसी में क्वेश्चन कुछ ऐसे लेता हूं, K1 K2 नेचुरल लेंथ में थे, एंगल थीटा। अब देखिए, रिंग इज डिस्प्लेस स्लाइटली एंड रिलीज्ड अब हमें टाइम पीरियड निकालना था, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो अब क्या बनेगा इसमें कि अब हम अगर इसको x दबाते, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये वाकई में x दबेगा,
इसकी वजह से तो K2X ही पैदा होगा, लेकिन वो जो है वो X नहीं दबेगा, वो कुछ और दबेगा। तो यहां से समझिए ये लेंथ X है और ये जो एक्सटेंशन आएगा ये इसका एक्सटेंशन है। फील आया पाथ डिफरेंस? यहां से आर्क खींची, ये नेचुरल लेंथ हो गई, एक्स्ट्रा लेंथ, और ये थीटा है तो रफली ये भी थीटा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है स्मॉल चेंज, और ये x है तो एक्सटेंशन कितना हो गया, x का cos थीटा। तो इस पे जो फोर्स पैदा हुआ वो K1x cos थीटा, और ये अभी भी रफली थीटा है, लेकिन F नेट रीस्टोरिंग कितना आएगा, K1x cos थीटा प्लस K2x। ये फील आया? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, जो ऑक्सीलेशन होने हॉरिजॉन्टल की वजह से ही होनी है। तो K1 cos स्क्वायर थीटा प्लस K2x, ये हमारा K इक्विवेलेंट है। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट m बाय K1 cos स्क्वायर थीटा प्लस K2। यहां मुझे स्मॉल लिखना पड़ा सो दैट मैं थीटा को कांस्टेंट मान पाऊं। अगर थीटा वेरिएबल है तो फोर्स फिर आपके x के प्रोपोर्शनल ही नहीं है, क्योंकि ये थीटा x का फंक्शन हो गया, तो फोर्स x के साथ फिर लीनियर नहीं है। ऑक्सीलेशन तो होंगे, फिर हम उन्हें SHM नहीं कह पाएंगे। अभी हम SHM कह सकते हैं क्योंकि एंगल स्मॉल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साइनसोइडल ग्राफ था, ये कुछ ऐसा बनेगा, टाइम पीरियड ये आया, और पहले क्वेश्चन में सीधे सीधे दिख ही रहा था। ठीक है, तरीका वही है, एक्स स्मॉल खिसकाइए, देखिए किसकी वजह से कितना फोर्स पैदा हो रहा है। इसमें भी ये वर्टिकल रखा होता फर्क नहीं पड़ता, अगर वर्टिकल रखा होता तो ग्रेविटी की वजह से इनमें इनिशियल कुछ एक्सटेंशन भी रहे होंगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें एक्सटेंशन ना हो और ग्रेविटी बैलेंस हो जाए। एनजी बैलेंस करेंगे तो इनमें इनिशियल एक्सटेंशन होगी। अब हम हल्का सा एक्स खिसकाते तो इनिशियल एक्सटेंशन तो इनमें रहते ही, अब एक नया चेंज आता, तो आप इनिशियल भी भूल जाओ, ग्रेविटी भी भूल जाओ, तो सीधे फोर्सेस देख लो। तो ये फर्क नहीं पड़ता ये वर्टिकल था कि हॉरिजॉन्टल था। टाइम पीरियड तो यही आएगा, मीन पोजीशन भले बदल जाए। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिकल मासेस हैं, तो जब हम इसको यहां ले जाएंगे ये आधा ऑक्सीलेट करेगा, इससे टकराएगा, ये रुक जाएगा, फिर ये जाएगा, वो आधा ऑक्सीलेट करेगा, इससे टकराएगा, ये रुक जाएगा, ये जाएगा। इसका मतलब m के अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो m का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है। बेहतर है नेगेटिव साइड बनाएं, मतलब लेफ्ट ब्लॉक का नीचे से चालू किया, फिर रुकेगा, फिर नीचे, फिर रुकेगा, फिर नीचे। पता नहीं ये समझ में आया कि नहीं। राइट ब्लॉक का 0 रहेगा, ये होंगे, लेकिन इसकी हाइट x0 है तो इसकी हाइट कुछ और है, K1 बाय K2 x0। ये एम्पलीट्यूड है, क्योंकि ये जो एनर्जी हाफ K1 x0 स्क्वायर है, जब उसमें जाती तो हाफ K2 x0 डैश स्क्वायर होता, तो दूसरे का एम्पलीट्यूड ही आएगा। हालांकि वो सब पूछा नहीं। टाइम पीरियड तो आधा टाइम पीरियड इसका है, आधा टाइम पीरियड इसका है, तो पाई अंडर रूट m बाय K1 प्लस पाई अंडर रूट m बाय K2। अब मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो v मैक्सिमम लेफ्ट ब्लॉक के लिए ओमेगा है, और ओमेगा कितना है, अंडर रूट K1 बाय m, एम्पलीट्यूड कितना है x0। v मैक्स राइट ब्लॉक के लिए उसका ओमेगा है, अंडर रूट K2 बाय m, लेकिन ये कितना है, K1 बाय K2 इंटू x0। कोइंसिडेंस नहीं, v मैक्स सेम आना, कोइंसिडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी दोनों की बराबर है, और मैक्सिमम एनर्जी एक तो हाफ के स्क्वायर होता है, लेकिन इसी को मैं हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिख सकता था, और दोनों का मास बराबर है तो वी मैक्स दोनों की बराबर आएगी। आया समझ में? टोटल एनर्जी दोनों की बराबर है, के अलग अलग है इसीलिए एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। मास अलग अलग होते तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी डिफरेंट होती, लेकिन फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं बन पाता, क्योंकि आइडेंटिकल मास के लिए ही ये रुकेगा, वो चला जाएगा, ये वाला टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। पहले ये समझ में आया ये मैंने कैसे लिखा।
इसको हमने यहां से छोड़ा है, तो नेगेटिव से छोड़ा, नेगेटिव से यहां से यहां गया, टकराया, रुक गया, आधे टाइम पीरियड के लिए रुका रहेगा। फिर जब वो वापस आएगा, टकराएगा, तो ये पीछे की तरफ जाएगा, मैक्सिमम आएगा, फिर ये फिर टकराएगा, फिर रुकेगा। सही बात। चलो क्वेश्चन 2 बिल्कुल आसान सा। इसको अगर x खिसकाते तो ये 2x खिसकता, यहां टेंशन k 2x पैदा होती, लेकिन यहां ट्रांसफर होती k 4x, तो 2 पाई अंडर रूट n बाय 4k, k 4 गुना ट्रांसफर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, इसको जब हम इस तरफ खिसकाते तो 2 पाई अंडर रूट n बाय, ये तो कॉस स्क्वायर 0, k कॉस स्क्वायर 0, k कॉस स्क्वायर 30, k कॉस स्क्वायर 60। ये समझ आया ये क्या हुआ? क्योंकि इसको x खिसकाते ये वाकई में x ही खिसकता, फोर्स k x ही आता, लेकिन ये x cos 30 खिसकता और उसका भी एक cos कंपोनेंट आता, तो इफेक्टिव फोर्स k cos स्क्वायर 30, k cos स्क्वायर 60 और इसका k, तो ये k इक्विवेलेंट है। और लास्ट क्वेश्चन में जब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये दबेगा, ये खींचेगा, तो आधे टाइम पीरियड में दोनों का रोल आएगा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो आधे टाइम पीरियड में सिर्फ एक ही स्प्रिंग का रोल आएगा, केवल का। ये जब इधर जाएगा तो ये भी दबेगा, ये खींचेगा, इस तरफ जाएगा तो जुड़ा हुआ है या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये वापस जाएगा तो कांटेक्ट छोड़ देगा, नेचुरल लेंथ पे आएगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, क्योंकि ये स्प्रिंग तभी कांटेक्ट में रहेगी जब दबी हुई होगी। ये खींच नहीं सकती स्प्रिंग, लेकिन ये खींच भी सकती है, दब भी सकती है, क्योंकि चिपकी हुई है।